कभी कभी इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, वो बनता है उन कदमों से जो अंधेरे में उठाए जाते हैं, डर के साए में उम्मीद की लौ लेकर। 1959 के एक ठंडी सन्नाटे से भरी रात में तिब्बत के युवा गुरु और राजा ने अपने देश की जमीन छोड़ दी। ना कोई शोर था, ना कोई बड़ी सेना, सिर्फ जज्बा, बर्फीली हवा और पीछे छूटती पहचान। कभी तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, जहां बौद्ध मठों में प्रार्थनाएं गूंजती थी और जीवन ध्यान में बहता था। लेकिन 1950 में चीन ने शांति को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए ने तिब्बत में जबरन प्रवेश किया। तिब्बत की स्वायत्तता पर खतरा आ गया। 1961 में एक समझौते पर दस्तखत करवाए गए। 17 पॉइंट अग्रीमेंट नाम तो समझौता था, लेकिन असल में ये एक दबावपूर्ण कब्जा था। धीरे धीरे तिब्बतियों की संस्कृति पर चीनी शासन की परछाई पड़ने लगी। धार्मिक स्वतंत्रता कम होने लगी, मठों पर निगरानी बढ़ने लगी और इस पूरे माहौल में 15 साल का एक लड़का, जिसे तिब्बतियों ने अपने नेता के रूप में स्वीकार किया था, अब उनका भरोसेमंद मार्गदर्शक बनकर उभरा। मार्च 1959 लासा में हलचल बढ़ने लगी थी। अफवाहें फैल रही थी कि पीएलए दलाई लामा को जबरन राजधानी से उठा सकती है। लासा के सीसीपी कमांडर ने दलाई लामा को एक डांस प्रोग्राम का इनविटेशन भेजा, पर एक समस्या थी। उन्हें इस कार्यक्रम में बिना बॉडीगार्ड्स और हथियारों के आना होगा। तिब्बती जनता समझ गई। दलाई लामा के शुभचिंतकों ने अंदाजा लगाया कि यह कार्यक्रम केवल उनके गुरु को बंदी बनाने के लिए एक छलावा है। हजारों लोग दलाई लामा के निवास नोरबुलिंका पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए। महिलाएं, बुजुर्ग, भिक्षु सभी ने मानव ढाल बना ली कि हमारे जिंदा रहते हम उन्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन तब तक फैसला हो चुका था। 17 मार्च 1959 ठंडी हवा लासा की गलियों से होकर बह रही थी। आसमान पर चंद्रमा की रोशनी फीकी थी। दलाई लामा ने मौन व्रत की तरह चुपचाप पारंपरिक वस्त्र उतारे। उनकी पोशाक बदल दी गई थी। वह अब एक आम सैनिक जैसे दिख रहे थे। चीनी सेना तो छोड़िए, शायद इस रूप में तो उनके भक्त भी उन्हें ना पहचान पाते। उनके साथ में थे कुछ भरोसेमंद लोग, 2 मंत्री, परिवार के सदस्य और कुछ सुरक्षाकर्मी। सभी को अपनी अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उन्होंने नोरबुलिंका पैलेस के पिछवाड़े से निकलने वाला रास्ता चुना, जहां पहरेदार नहीं थे। उसके बाद नदी पार करनी थी और फिर छिपते छिपाते जंगलों और पहाड़ियों से गुजरना था, वो भी गहरी रात के अंधियारे में। अब शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो शायद इससे पहले ना किसी ने की और इसके बाद शायद ही कोई कुछ ऐसा करने का सोचे। ये कोई राजसी यात्रा नहीं थी, ये थी थका देने वाली ठंड में एक बेहद कठिन यात्रा। हर रात 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना और दिन में चीनी नज़र से बचने के लिए छुपने का कोई रास्ता ढूंढना। कभी किसी गांव में पड़ाव डालना, मठों में छुपना, विद्रोही शिविरों में पनाह लेना, ऊपर से बेहद खराब मौसम और चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने का भय। कई बार पीएलए के सिपाही आसपास ही थे। एक बार आसमान में चीनी विमान भी मंडराए। चिंता ये थी कि अगर पकड़े गए तो फिर सब कुछ खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जो धर्म संगत कार्य के लिए डटा रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उन दिनों तिब्बत में एक लोक कथा काफी मशहूर हुई कि दलाई लामा को बौद्ध संतों की प्रार्थनाओं से उत्पन्न धुंध और बादलों के कारण चीन के विमान से बचने में मदद मिली। शायद ये प्रार्थनाओं का असर था या प्रकृति का संकेत। रास्ते में तिब्बती ग्रामीण उन्हें देखते, पहचानते और फिर भी चुप रहते। कोई भी धोखा नहीं देता। 31 मार्च 1959 दलाई लामा ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा। अरुणाचल प्रदेश के खैनजिमानी गांव में असम राइफल्स के जवानों ने उन्हें देखा। पहचानने में वक्त लगा क्योंकि पोशाक बदली हुई थी। फिर तुरंत उन्हें सम्मानपूर्वक सीमा के अंदर लाया गया। वो पल केवल राहत का नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद दलाई लामा को तवांग और फिर तेजपुर लाया गया, जहां प्रेस से पहली बार उन्होंने चीन से पलायन की पुष्टि की। भारत सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दी और हिमाचल की धर्मशाला में स्थापित हुआ तिब्बत का निर्वासित प्रशासन। धर्मशाला अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वो तिब्बतियों की उम्मीद बन चुका था। वहाँ प्रार्थनाएं गूंजती हैं, लेकिन एक दर्द भी है, अपने देश से दूर होने का। दलाई लामा ने दुनिया भर में शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, किंतु तिब्बत का सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या वो कभी आज़ाद होगा? चीन ने तिब्बत में सांस्कृतिक पहचान को दबाने की पूरी कोशिश की है। स्कूलों में भाषा बदली जा रही है, मठों पर निगरानी है और धर्म सीमित किया जा रहा है। ये कहानी उस रात से शुरू हुई थी जहां एक नेता ने देश छोड़कर अपने धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों को बचाने का रास्ता चुना।
वो रात, वो सफ़र, वो 15 दिन आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बतौर एक याद, एक चेतावनी और एक प्रतीक। भारत ने उस समय जो किया वो सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वो मानवीय धर्म था। और शायद इसीलिए जब भी कोई पूछता है तिब्बत के लोग भारत को क्या समझते हैं, तो जवाब होता है अपना दूसरा घर।